हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर जो 17 है, ठीक है बच्चों, पौधों में जनन, उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है। कल मैंने पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले देख लीजिए, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले कल मैंने पूरा एकदम पार्ट 1 एकदम 50 से 55 मिनट में आपको पार्ट 1 कंप्लीट कराने की कोशिश किया था। ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का ही पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कल मैंने बहुत सारा कुछ बता भी दिया था कि लेयरिंग विधि किसे कहते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या डिस्कस क्या कर रहे थे, हम लोग ने कल डिस्कस किया था ये जनन के प्रकार है। ठीक है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है। तो कल मैंने एकदम अच्छा से, अगर आपको ये समझना है तो कल पार्ट 1 जाके देख लीजिए। ठीक है। एकदम अच्छे से 50 मिनट में समझाया है मैंने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में इसके अलग और डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं बच्चों, जब किसी पौधे का बिना बीज के वो मतलब जब बिना बीज के निर्माण हो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब से कल मैंने आपको बताया था। ठीक है। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जब किसी पौधे का बीज के द्वारा उसका निर्माण हो। ठीक है। बीज के द्वारा उत्पन्न हुआ जो पौधा होता है उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन, और बिना बीज के अलैंगिक जनन। ठीक है। तो कल मैंने हिंट्स दे दिया, आपको पार्ट 1 जाके जरूर देखना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सब के बारे में, ईस्ट वगैरह के बारे में, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसके बाद हम लोग मेन जो डिस्कशन था हमारा, लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है। कि लैंगिक जनन में आपको पढ़ लिया। लैंगिक जनन में क्या, लैंगिक जनन में क्या था, अलैंगिक जनन में था हम लोगों ने पढ़ा था कि बिना बीज के जो पौधा उगता है उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि वो जो बीज से निर्माण होता है। ठीक है। बीज से निर्माण होता है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे देखो, ये पुंकेसर वगैरह, स्त्री केसर वगैरह में कल मैंने पार्ट 1 में एकदम अच्छे से डिस्कस कर दिया था। लेकिन थोड़ा सा मतलब हिंट्स दे दे रहा हूँ आपको कि क्या होता है ये। अगर आपको डिटेल से देखना है, डिटेल से पढ़ना है बच्चों, तो क्या करना है, आपको पार्ट 1 जाके देखना है। कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। ठीक है। प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं पार्ट 1 में बताने वाला नहीं हूँ, थोड़ा सा बस हिंट दे रहा हूँ। पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है कि पुरुष होता है, मेल होता है। और स्त्री केसर, ये स्त्री क्या होता है, ये फीमेल होती है। ठीक है। जब ये दोनों संबंध बनाते हैं बच्चों तो क्या होता है कि बीज का निर्माण होता है या फूल का निर्माण होता है, हम लोग कह सकते हैं। तो कल मैंने ये सब एग्जांपल दे दिया था। देखो यहाँ पे पुंकेसर है, नर है, स्त्री केसर क्या है, वो मादा है। कल मैंने आपसे बताया था। ठीक है। फिर थोड़ा सा कल मैंने हिंट्स ये किया था कि जो पुंकेसर है, पुंकेसर का ये क्या है बच्चों बताओ। देखो कल मैंने यहाँ पे बताया था, कहाँ पे चल गया, देखो जो पुंकेसर होता है वो क्या होता है कि एक लिंगी होता है, वो जिसमें एक चीज होता है, उस द्विलिंगी किसे कहते हैं, जिसमें दो हो। ठीक है। नर, स्त्री केसर, पुंकेसर दोनों हो उसे कहते हैं द्विलिंगी। जिसमें केवल स्त्री हो या स्त्री केसर हो, जिसमें पुंकेसर हो उसको कहते हैं एक लिंगी। कल वाले वीडियो में जाके देखो। ठीक है। मैं हिंट्स कर रहा हूँ अभी कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। फिर उसके बाद पढ़ाया था मैंने, पुंकेसर के ऊपर परागकोश होते हैं और परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ठीक है। देखो पुंकेसर के ऊपर क्या होता है, परागकोश। ये क्या है, देखो यहाँ पे पुंकेसर है। पुंकेसर कौन कौन सा है, देखो ये पुंकेसर, ये फूल है। ठीक है। ये फूल है। ये पुंकेसर के ऊपर पराग कण, पराग कोश होते हैं। तो ये पुंकेसर है। देखो ये जो 4 डंटी मैंने खींचा है यहाँ पे डंडा, ये क्या है, पुंकेसर है। पुंकेसर के ऊपर पराग कोश होता है। ये देखो छोटा छोटा ये जो पॉइंट पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या है, पराग कोश। ठीक है। एक प्रकार का अंडा समझ लीजिए, पुंकेसर का अंडा। जैसे मेल का अंडा होता है ना, वैसे मुझे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो पुंकेसर के क्या है, ये एक प्रकार का अंडा है। उसके ऊपर क्या है, पराग कोश, इसको कहते हैं पराग कोश। ठीक है। और पराग कोश के अंदर क्या रहता है, परागकण, याद रख लेना। ठीक है। पराग कोश के अंदर क्या रहता है, परागकण। अब पराग कोश किसे कहते हैं, देखो मेरी घड़ी, मेरी घड़ी की आवाज़ सुनो, ये अलार्म बज रहा है मेरा 9 बजे। ठीक है। देखो 9 बज रहे होंगे इसमें, लाइट जला देता हूँ, थोड़ा दिख रहा होगा आपको। ठीक है। पढ़ाने का टाइम है मेरा, तो मैं 9 बजे पढ़ाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ डेली। तो ये क्या है, परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या रहता है, परागकण बच्चों। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि पुंकेसर के ऊपर जो परागकोश रहते हैं, परागकण के अंदर परागकोश रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। हमेशा याद रखना, पुंकेसर के ऊपर क्या रहता है, परागकोश, और परागकोश के भीतर रहता है परागकण। ठीक है। उल्टा कर देगा, कहेगा कि परागकण के अंदर परागकोश होता है, तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में दे देगा ऐसे। ठीक है। तो पहले पुंकेसर रहता है, ये पुंकेसर है, पुंकेसर के ऊपर ये परागकोश है। और परागकोश के जो अंदर होता है, बीज वगैरह होता होगा, उसको कहते हैं परागकण। ठीक है। कल मैंने इतना पढ़ाया था।
फिर क्या पढ़ाया था मैंने, ठीक है। फिर मैं ये थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, कि आपको आगे की चैप्टर जो है समझ में आए। फिर मैंने ये पुंकेसर पढ़ा दिया था, फिर मैंने पढ़ा था स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर किसे कहते हैं बताओ। फीमेल, जो फीमेल होती है, फूल में जो फीमेल का पार्ट होता है वो स्त्री केसर होता है, और जो फूल में पुंकेसर मतलब ये नर का जो पार्ट होता है उसे पुंकेसर कहते हैं, कल वाली वीडियो में बताया था। और स्त्री केसर जो होती है उसके नाम से ही पता चल रहा है स्त्री। स्त्री मतलब क्या, स्त्री मतलब स्त्री केसर, स्त्री मतलब ये महिला है। पुंकेसर, पू पू मतलब क्या होता है, पुलिंग, पुलिंग मतलब क्या कहते हैं इसको, मेल कहते हैं, पुलिंग मतलब मेल होता है ना। और फीमेल, फीमेल मतलब स्त्री, तो स्त्री केसर और पुंकेसर को समझने में आसानी होगी। स्त्री केसर मतलब स्त्री, ठीक है, और पुंकेसर मतलब मेल। पू पू मतलब पुल्लिंग होता है ना, स्त्री मतलब स्त्री, ठीक है। तो पुंकेसर परागकोश का निर्माण करता है, और ये नर युग्मक का निर्माण करता है। जो स्त्री केसर है वो किसका, मादा युग्मक का निर्माण करती है बच्चों, ठीक है। कल मैंने आपको बता दिया था, यहाँ तक मैंने को कल मैंने कंप्लीट करवा दिया था कि जो पुंकेसर है वो नर है तो नर का उत्पादन करता है, नर युग्मक का। जो स्त्री केसर क्या है वो है फीमेल है, फीमेल, ठीक है, वो मादा युग्मक का निर्माण करती है, ठीक है। तो चलो अब इसके आगे हम लोग आज जो पार्ट वन जो पार्ट टू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अब ये पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं। ये कल मैंने पार्ट वन में बताया था आपको, तो आपको जाके देखना है, अच्छे से समझना है तो कल वाला वीडियो जाके देखिए, ठीक है। तो कल मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो जो पुंकेसर है और जो स्त्री केसर है, जब वो जब संयोग करते हैं, जब वो संभोग वगैरह करते हैं फूल में, ठीक है, मतलब जब वो आपस में प्यार जब लव करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, एक इनके फलस्वरूप जिन संरचना का निर्माण होता है, ठीक है, जब वो लव वगैरह करते हैं तो इनमें एक क्या होता है, संरचना का निर्माण होता है, उसका उस जो पद्धति है उस संरचना का जो निर्माण होता है वो युग्मनज कहलाता है, ठीक है। जब मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है फूल में, ठीक है बच्चों। पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतर वतिकाग्र तक कैसे हो सकता है ये बता सकते हैं। तो मैंने बताया था कि पराग कोश के अंदर क्या रहते हैं, पराग कण रहते हैं बच्चों। अभी मैंने ऊपर वाले जो पिक्चर है यहाँ पे डिस्कस किया था ना, कि पराग कण के अंदर क्या होते हैं, पराग पराग कोश के अंदर क्या होते हैं, पराग कण। पराग कोश ये है कि पराग कोश, इसके अंदर रहते हैं पराग कण। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पराग कोश से पराग कण का स्थानांतर कैसे हो सकता है बच्चों, तो ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ेंगे पराग कण किसे कहते हैं, परागन, ठीक है, पॉलिनेशन या पॉलिएलेशन, ठीक है। 2 मिनट रुको, थोड़ा पैर दर्द करता है ऐसे बैठने से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है परागण। अब हम लोग पढ़ेंगे परागन, ये पौधों में परागन। देखो यही पूछ रहा है, पराग कोश से पराग गणों या पराग कणों का स्थानांतर वर्तिकाग्र तक कैसे हो सकता है बच्चों, क्या बता सकते हैं। तो चलो हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ये चैप्टर में लिखा है, ये फोटो में लिखा है पौधों में परागन। तो ये जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है उसको देखते हैं हम लोग। क्या आप जानते हैं कि परागकोश पर स्थित परागकण स्त्री केसर से वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचता है। सामान्यतः परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतर वायु, कीट, जल आदि के माध्यम से होता है, ठीक है। परागकण हल्के होते हैं, जब हवा बहती है तो उड़कर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। यह कीटों को फूल पर घूमते फिरते जरूर देखा होगा। परागकण उनके शरीर के भागों में, पैरों, पंखों पर चिपक जाते हैं, और जब वे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागकण वर्तिकाग्र के चिपचिपा होने के कारण उनमें चिपक जाते हैं। इसी प्रकार परागन अपना सफर वर्तिकाग्र तक तय करता है। परागकण का वर्तिकाग्र तक आना परागन कहलाता है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि परागकोश से परागकण का स्थानांतर कैसे होता है बच्चों, वर्तिकाग्र। देखो देखो क्या कह रहा है, मतलब जो जो फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, मान लो कि ये स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर है, ये नर युग्मक है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, मैंने ऊपर बताया था पुंकेसर है। मान लो कि ये स्त्री केसर है, ये पुंकेसर है। तो जैसे मान लो कि इनमें जैसे हम लोग, जैसे मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है, मतलब पुरुष और मेल के संयोग से, तो फूलों में कैसे होता है, फूलों में क्या करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जो पुंकेसर में मान लो कि जो उनका मटेरियल वगैरह होगा कुछ भी पुंकेसर के ऊपर दबर वगैरह, वो क्या करता है कि फूल वगैरह जो मक्खी वगैरह उड़ती है उस पर बैठती हैं तो उनके पैरों में चिपक जाता है। और जो स्त्री केसर है उसका वर्तिकाग्र जो पार्ट होता है क्या करता है, इसमें उड़ के बैठ जाता है, तो उसके पैरों में जो दब्र, इसके पुंकेसर वाला जो पुंकेसर के दब्र पुंकेसर के ऊपर जो दब्र रहता है, मक्खी वगैरह या धूल वगैरह उड़ती है तो इसमें जाके चिपक जाता है, ठीक है। जिससे मतलब यहाँ पे फूल का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है, या फल वगैरह का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे ये प्रक्रिया दिखा रहा है कि जैसे मान लो कि फूल है, ठीक है, स्वयं परागण, या इसमें क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ये फूल है मान लो, फिर इसके बाद इसमें ट्रांसफ़र हो गया, इसके बाद ही मतलब जब ये दोनों संयोग करते हैं तो यहाँ पे लिखा नहीं है कि इसके फलस्वरूप जिन संरचना का निर्माण होता है युग्मनज कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक से बीजांड में मिलते हैं, तो बीजांड में मिलते हैं मतलब क्या हुआ, परागन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये परागन की प्रक्रिया है, जब ये दोनों में आपस में जब ये मिलते हैं तो क्या करते हैं, उनमें परागन की वो विधि है जिसके माध्यम से क्या होता है कि उनमें फूल वगैरह खिलते हैं। जैसे हम लोग को मनुष्य बच्चा जन्म लेता है, उनमें क्या लेते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब फल के रूप में, फूल के रूप में, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि परागन किसे कहते हैं। तो आपसे बहुत ही सिंपल सा ये आपको मैंने बता दिया कि देखो परागन की प्रक्रिया क्या है, पे क्या पूछ रहा है। तो देखो ये फूल है, ये क्या है, पुंकेसर है मान लो, ठीक है। पुंकेसर आपको समझ गए कि मेल होता है, और स्त्री केसर जिसके नाम में स्त्री लगा हो, स्त्री केसर मतलब स्त्री हो। तो पुंकेसर के मतलब जो पुंकेसर है, देखो चलो फिर से बताता हूँ यहाँ पे, देखो ये है स्त्री केसर, ये क्या है, पुंकेसर, ठीक है। ये मान लो कि स्त्री केसर, ये पुंकेसर है। ये कौन सा फूल है, द्विलिंगी फूल है जिसमें दोनों हों, स्त्री केसर और पुंकेसर जिसमें दोनों हो उसे द्विलिंगी कहते हैं। आपको मैंने बताया था, जिसमें केवल एक हो उसे क्या क्या कहते हैं बच्चों, एक लिंगी कहते हैं, ठीक है। कल वाली वीडियो में बताया था, फिर से ध्यान करवा दे रहा हूँ। तो जो परागन की विधि है, ये देखो ये पराग कोश है, पराग कोश के अंदर क्या रहते हैं, पराग कण रहते हैं, लेकिन परागन की विधि अलग होती है, ठीक है। याद रखना, ये पराग कोश है, पराग कोश के भीतर क्या रहते हैं, पराग कण। तो देखो ये क्या है, पराग कोश, ये क्या है, स्त्री केसर। और पराग कोश के ये क्या है, मेल है। आपको पता है कि पराग कोश के ऊपर क्या रहता है, कुछ दबर वगैरह रहता होगा, पानी जैसे चिपचिपा टाइप का। जब फूल वगैरह जो मक्खी वगैरह से बैठती हैं, फिर वो आपने अक्सर फूल में देखा होगा कि मक्खियाँ या भौरे या टिड्डा वगैरह क्या होते हैं, वो फूल के ऊपर रस वगैरह चूसते हैं। तो यहाँ से रस चूस के फिर इस पे बैठते हैं, तो उनके पैरों में क्या, ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है, इनके इनके पैरों पे चिपक के इस स्त्री केसर में जाके चिपक जाता है, फिर जिसमें से मतलब बीज वगैरह या फल वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये मेल है, ये फीमेल है। इसी के इस प्रक्रिया को, जो ये प्रक्रिया मैंने बताया था अभी, पक्षी के द्वारा या पौधों के द्वारा या धूल कण के द्वारा, वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, परागन कहते हैं, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। परागन का वर्तिकाग्र तक आना, ठीक है। तो जो परागन है, परागन ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ठीक है। परागन का जब ये क्या है, जो जहाँ से लेके गया वो परागण है, ठीक है। मैंने बताया था ना, ये पराग कोश या पराग कण। भाई परागन, परागन कहाँ रहेगा बताओ, पराग अगर पूछ देगा कि परागन नर युग्मक में नहीं रह के स्त्री केसर पर रहता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि ये क्या है, पुंकेसर का पुंकेसर है ये। पुंकेसर के ऊपर क्या रहता है, पराग कोश रहता है। पराग कोश के अंदर परागन नहीं रहता है, बताओ। मैंने बताया था कि पराग कोश के भीतर परागन रहता है, ठीक है, परागकण। तो वही परागन को क्या करता है कि जो मधुमक्खी या चींटी वगैरह जितने भी हैं बैठ जाती है, फिर उसके पैरों में चिपक जाता है परागन, फिर ये जाके इसमें चली जाती हैं, इसमें बैठ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि उस प्रक्रिया को कहते हैं परागन, उसी प्रक्रिया का नाम है परागन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा परागन किसे कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। जब परागन अपने ही फूल के वर्तिका सफ़र करता है तो स्वयं परागन कहते हैं। यदि परागनों का सफ़र अपने ही पौधों के दूसरे फूलों के बतिका वक्रता तक हो, या अपनी जाति के दूसरे फूलों के बतिका तक पहुँच, तो इसे परागन कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो स्वयं परागन किसे कहते हैं बच्चों, स्वयं परागन। यहाँ पे देखो लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का परागन का मतलब समझ गए कि परागन का मतलब होता है कि जब, परागन का मतलब क्या होता है कि जब मान लो कि एक ये क्या है, पुंकेसर और स्त्री केसर के बीच जब कोई संबंध होता है तो उसे कहते हैं परागन, ठीक है। परागन, परागन क्या होता है, मान लो कि ये पुंकेसर, ये स्त्री केसर है। अब जो ऊपर बताया था मैंने, अभी ऊपर बताया था, फूल वगैरह क्या करेंगे, मधुमक्खी वगैरह पुंकेसर से लेके, जो चिपचिपा पदार्थ है पुंकेसर से लेके स्त्री केसर में वगैरह चिपका देंगे, तो कहते हैं उसको परागन। लेकिन सेल्फ परागन किसे कहते हैं, जब मान लो कि पुंकेसर है, मान लो कि पुंकेसर ये भी है, ये भी पुंकेसर है, और ये भी पुंकेसर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्त्री केसर है। मान लो कि मधुमक्खी यहाँ बैठी है, फिर मधुमक्खी इस पे पुंकेसर पे फिर से चली गई, फिर से पुंकेसर पे ही चली गई, तो चिपचिपा पदार्थ सिर्फ पुंकेसर पे रह रहा है, स्त्री केसर पे नहीं रह रहा है। तो जो चिपचिपा पदार्थ है केवल मान लो कि उसी के तत्वों पर अगर रहे, उसी के तत्वों पर जाए,
तो उसे कहते हैं सेल्फ एनिनेशन, मतलब स्वयं परागन। ठीक है, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, स्वयं परागन मैंने, चलो फिर से बता देता हूँ। परागन की विधि क्या होती है, जैसे पुंकेसर है, ये देखो पुंकेसर, ये ब्लू ब्लू वाला है। ठीक है, पुंकेसर क्या होता है, उसमें परागन में, परागन की विधि में क्या होता है बच्चों, कि जो मान लो कि यहाँ पे मधुमक्खी बैठी है, इसमें क्या होता है, परागकोश पे बैठी है, जब यहाँ से पदार्थ लेके गई और इस पे चिपका दिया, क्या स्त्री केसर, ये क्या है, पुंकेसर, मतलब ये मेल है, ये फीमेल है। जब मेल और फीमेल के बीच, जब जो पक्षी जो है या जितने भी कीट वगैरह होते हैं, जब वो संबंध बनवाते हैं, संबंध करवाते हैं, तो उसे कहते हैं परागन। लेकिन सेल्फ एनिनेशन मतलब स्वयं परागन किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे फिर से वही प्रक्रिया, मान लो कि अगर यहाँ पे मधुमक्खी है, ये उड़ उड़ के यहाँ पे ना जाके फिर यहाँ पे बैठ गई, पुंकेसर पे ही बैठे, पुंकेसर या उड़ उड़ के यहाँ पे मान लो कि चिपचिप पदार्थ है, उड़ उड़ के सिर्फ यहीं पे बैठ गई दोबारा, फिर चाहे यहीं पे बैठ गई, तो स्वयं मतलब उस पे स्वयं फिर से, तो उसे कहते हैं परागन। ठीक है, स्वयं परागन, उस प्रक्रिया को स्वयं परागन कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही लिखा है कि स्वयं परागन उसे ही कहते हैं जब वो परागन अपने ही फूल पर, अपने ही फूल पर, दूसरे के नहीं, अपने ही फूल पर बैठे। मान लो कि पुंकेसर पे है, पुंकेसर पे ही फिर से दूसरे पुंकेसर पे चले जाए, ये पुंकेसर मान लो कि 4 हैं, ये बीच में क्या है, स्त्री केसर है, तो ये मधुमक्खी क्या करती है, उड़ के मतलब अपने ही पुंकेसर के ही पार्ट पे बैठती है, पुंकेसर के ही पार्ट पे बैठती है, तो उसे कहते हैं स्वयं परागन। लेकिन जब वो स्त्री के पार्ट पे बैठेगा तो क्या कहते हैं, उसे परागन कहते हैं। ठीक है, जब स्त्री और पुरुषों के बीच में होगा तो उसे परागन कहते हैं। लेकिन जब वो अपने स्वयं के पार्ट पे बैठेगा, इस पे बैठ के फिर इस पे बैठ गया या फिर इस पे बैठ गया पक्षी, तो उसे कहते हैं स्वयं परागन। ठीक है, उसे ही स्वयं परागन कहते हैं। अपने ही जाति के दूसरे फूलों के वर्तिका तक हो तो इसे पर परागन कहते हैं। अब क्या कर रहा है, देखो स्वयं परागन समझा दिया, परागन समझा दिया, इसमें क्या होता है, इसमें पुंकेसर प्लस, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, परागन किसे कहते हैं, इसमें पुंकेसर, पुंकेसर प्लस किसके बीच होता है, स्त्री केसर के बीच संबंध होता है इसमें। ठीक है, इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर के बीच संबंध बनाते हैं। और स्वयं परागन में क्या होता है, स्वयं परागन में वो स्वयं के स्वयं के स्वयं के पार्ट पर, ठीक है, स्वयं के पार्ट पर, मतलब पुंकेसर पुंकेसर में ही होगा, स्त्री केसर पर नहीं बैठेगा। और पर परागन किसे कहते हैं, देखो मान लो कि ये गुलाब का फूल है, ठीक है, ये गुलाब का फूल है, ये कमल का फूल है, तो जब मधुमक्खी मान लो किसे बैठी है, ठीक है, मधुमक्खी जब इस पे बैठ के किसी दूसरे फूलों पे चले जाए तो उसे कहते हैं पर परागन कहते हैं। ठीक है, किसी दूसरे पौधों पर, ये मान लो कि, या मान लो कि यहाँ पे ये एक लिंगी है, मान लो कि एक लिंगी है ये, और ये द्विलिंगी है, अलग अलग है, ये दूसरा फूल है, ये भी दूसरा फूल है, जब मधुमक्खी से बैठ के फिर दूसरे पे चली जाती है इसको कहते हैं पर परागन कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, अपने ही जाति के दूसरे फूलों पर जब जाती है वर्तिकाग्र पर तो इसे कहते हैं पर परागन कहते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्रॉस बनता है। ठीक है, इसमें पॉलिनेशन मतलब इसमें स्वयं, स्वयं के फूलों पर, स्त्री के सर में, सेल्फ में क्या होता है, सेल्फ में क्या होता है कि वो अपने स्वयं पे ही, और पराग क्रॉस मतलब क्या होता है, पर परागन मतलब वो किसी दूसरे अन्य फलों पर या दूसरे अन्य फूलों पर। ठीक है, समझा दिया मैंने। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, किसे कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन। देखो पराग कण, मैंने क्या बताया था, पराग कोश के भीतर, पराग कोश के भीतर क्या रहता है, पराग कण रहता है। देखो ये पराग कण है, ये देखो बच्चों ये क्या है, पराग कण, देख रहे हो, मैंने ऊपर बताया था ना, ये क्या है, पराग कोश, इसके अंदर छुपा है पराग कण, वही है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहीं पे पराग कण, इसके ऊपर जो पार्ट है उसको कहते हैं पराग कोश, ऊपर बताया था मैंने पहले, ये ऊपर वाला पार्ट कहते हैं पराग कोश, और इसके अंदर जो पार्ट है ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, इसे कहते हैं पराग कण। तो देख लो, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, इसे कहते हैं अंडाशय, इसे कहते हैं बीजांड, ये जो ब्लैक ब्लैक है वो उसे कहते हैं बीजांड। तो मतलब निषेचन की प्रक्रिया में अब बता रहा है कि निषेचन कैसे होता है, मतलब उनमें यौन संबंध कैसे होता है फूल वगैरह में उसमें। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे परागन के बाद परागकण। ठीक है, परागन के बाद परागकण मादा युग्मक से कैसे मिलता है। ठीक है, परागन के बाद
परागकण के बाद परागकण मादा युग्मक से कैसे मिलता है बच्चों? वर्तिकाग्र पर चिपकते ही परागकण में अंकुर निकलता है और पराग नलिका का निर्माण करता है, जो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक जाता है। इसी नली से पराग नर युग्मक के रूप में बीजांड से मिलता है। मिलन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं बच्चों। अब देखो, अब अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने ये समझा था कि ये मान लो कि ये फूल है, स्त्री केसर है, ये नर के, ये स्त्री केसर, ये मान लो कि पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है। अभी तक मैंने बताया था कि जो पुंकेसर पे अगर मान लो कि कोई पक्षी वगैरह बैठेगा या भौरा वगैरह बैठेगा, जब वो पुंकेसर का, ये क्या है, मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, ये फूल का ही कोई पार्ट है, तो इसमें एक पुंकेसर होता है और एक स्त्री केसर होता है, ठीक है। तो पुंकेसर का मान लो कि चिपचिपा पदार्थ जो है वो मक्खी वगैरह जब इस पर लगा देती है, इस पे जब वगैरह इस पे लगा देती है, तो क्या होता है कि इस क्या होता है, देखो यहाँ पे, जब इस पे पुंकेसर का जो चिपचिपा पदार्थ है किसी स्त्री केसर पर अगर लग जाता है पक्षी वगैरह के द्वारा, तो इसमें क्या होती है, इसमें एक बीजांड का निर्माण होता है, ठीक है, एक अंडे का निर्माण होता है इसके अंदर। देखो यहाँ पे लिखा है अंकुर निकलने लगता है बच्चों, ठीक है, चिपकते ही, पत्तिकाग्र पर चिपकते ही, चिपकते मतलब क्या, जो जो जिसने पक्षी ने उड़ के किसी स्त्री केसर पे जब लगाया होगा, मान लो कि ये पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है, ये मान लो कि पक्षी उड़ता उड़ता यहाँ पे गया और फिर इस पे जाके बैठ गया, फिर उसके जो पैर में चिपका होगा वो स्त्री केसर में चिपक गया, तो फिर जैसे चिपकते ही, देखो चिपकते ही परागकण के अंदर अंकुर निकलने लगता है, ठीक है। अंकुर निकलने मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का बच्चा बच्चा जैसा जन्म लेता है, अंकुर, नए पौधे का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है। कि नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, जब वो चिपकता है, क्या, परागकण किसी अन्य अन्य मतलब जैसे अन्य बॉडी के पार्ट में क्या होता है, कंट्रास्ट जब में आता है तो नए पौधों का निर्माण होता है, अंकुर निकलता है और पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो याद रखना कि चिपकते ही, क्या चिपकते ही, जब परागकण जो होता है, परागकण चिपकते ही क्या होता है, अंकुर होता है, ठीक है, और पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, अभी मैंने ऊपर बताया था, ये क्या है, स्त्री के, फिर से समझो, ठीक है, ये स्त्री केसर है, मान लो स्त्री केसर और पुंकेसर में आपको कन्फर्म है ना कि क्या क्या होता है, नहीं तो कल वाला वीडियो जाके देखो पहले, ठीक है, फिर आपको समझने में आसानी होगी। ये क्या है, पुंकेसर। चलो ये वाला पूरा जो पार्ट है ना निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की, वो पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ। देखो ये क्या है, स्त्री केसर, ये क्या है, पुंकेसर है। अभी मैंने बताया कि जैसे पुंकेसर पे मान लो ये चिपचिपा पदार्थ होता है फूलों वगैरह में, और पक्षी वगैरह जब बैठती हैं, भौरे वगैरह या मक्खी वगैरह, तो इसके पैर में क्या होता है, चिपक जाते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये पुंकेसर है, ये क्या है, स्त्री केसर है, ये फूल के पार्ट हैं, आपको पता है। तो पुंकेसर पे जो चिपचिपा पदार्थ है, ये मक्खी वगैरह क्या होती है कि पुंकेसर से जब पुंकेसर पे बैठता है तो उसके पैरों में क्या होता है, पुंकेसर का जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो चिपक जाता है उसके पैरों में, या धूल वगैरह से चिपक जाता है। फिर जब वो मक्खी, एक ही फूल पे तो देखते हो कि मक्खी भिन भिनाते रहती है, तो जब वो मक्खी वगैरह या टिड्डा वगैरह या अन्य जो कुछ भी कीट पतंग होते हैं, वो जब उड़ के इस पे जब बैठता है स्त्री केसर पे, तो वो उसका जो चिपचिपा पदार्थ है इस पे लग जाता है, आके फैल जाता है ऐसे, ठीक है, ठीक है। जब इस पे चिपकता है, देखो यहाँ पे लिखा है चिपकता, जब चिपकता है तो इसमें अंकुर निकलता है, ये चिपक गया और फिर इसमें से नए पौधे का निर्माण होता है, इसी में से, ठीक है, इसमें से इसी स्त्री केसर में से नए पौधे का निर्माण होता है। एक प्रकार के सेक्स की प्रक्रिया होती है ये। तो ये क्या है, नए पौधे का निर्माण होता है, अंकुर निकलता है, ठीक है, और इसमें पराग नलिका का निर्माण होता है और वर्तिका से होते हुए बीजांड तक जाता है। इस नली से पराग नर युग्मक के रूप में बीजांड से मिलता है और मिलन की इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। जब वो जो पराग कण है वो किसी स्त्री केसर वगैरह में जाके चिपकता है तो किसी नए पार्ट का निर्माण होता है, या किसी नए अंकुर का निर्माण होता है, नए तने का निर्माण होता है। और उस नए तने का जब निर्माण होता है तो उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं बच्चों, ठीक है। देखो निषेचन की प्रक्रिया से कहते हैं जिस प्रक्रिया से किसी नए अंगों का निर्माण हो, या नए तनों का निर्माण हो, या नए अंकुर का निर्माण हो, उसे कहते हैं निषेचन। इसमें कुछ नहीं होता है इसमें कुछ नहीं होता है, बस दो चीज़ होता है कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर का जो चिपचिपा पदार्थ है किसी स्त्री केसर के पार्ट में क्या होता है कि चिपक जाता है जाके, और उसमें से उसी वर्तिकाग्र से, देखो फिर से बता रहा हूँ समझना, अभी लास्ट बार बता रहा हूँ, ये पुंकेसर है, ये क्या है, स्त्री केसर है,
और स्त्री केसर में जहाँ चिपकता है वो कौन सा पार्ट होता है, वर्तिकाग्र होता है, बस ये जान लेना। मैंने बताया था पुंकेसर के जो ऊपर कौन सा पार्ट होता है, परागकोश होता है। मैंने ऊपर बताया था ना कि ये पुंकेसर है, मान लो पुंकेसर के ऊपर क्या होता है, समझना यहाँ पे, ये क्या है, पुंकेसर है यहाँ पे। पुंकेसर के ऊपर कौन सा पार्ट होता है, परागकोश होता है। और परागकोश के अंदर क्या रहता है, परागकण। मक्खियाँ क्या करती हैं कि परागकण पे, जो परागकोश के अंदर होता है, मक्खियाँ क्या करती है, परागकण, परागकण क्या होता है कि परागकण चिपचिपा पदार्थ होता है। मक्खियाँ उस पर बैठती हैं, फूल वगैरह चूसती हैं, फिर क्या करती है, उड़ के इस पर चली जाती हैं। ये क्या है, स्त्री केसर है। ये क्या है, नर केसर या पुंकेसर कह सकते हैं। तो पुंकेसर ये क्या है, वर्तिकाग्र। मैंने अभी बताया था कि पुंकेसर का जो ऊपरी पार्ट है उसे कहते हैं परागकोश, और स्त्री केसर का जो ऊपरी पार्ट रहता है उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो ये जो चिपचिपा पदार्थ है किस पे जाके चिपकता है, वर्तिकाग्र पे चिपकता है बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है भाई, वर्तिकाग्र पर चिपकते ही। ठीक है, तो वर्तिकाग्र पूछ देगा किसका पार्ट, पूछ देगा आपके एग्जाम में कि वर्तिकाग्र जो होता है नर युग्मक का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझे, ऐसे ही पूछ देगा कि जो वर्तिकाग्र है वो नर युग्मक का अंग है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि नर युग्मक का कौन कौन सा अंग होता है भाई, नर युग्मक का दो होता है, एक होता है परागकोश, और परागकोश के अंदर क्या रहता है, परागकण रहता है। लेकिन जो वो स्त्री केसर है उसमें कहता है वर्तिकाग्र है, उसका पार्ट क्या है, वर्तिकाग्र, तो याद रखना। ठीक है, तो जब ये परागकोश को जो परागकण है वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जब जाके चिपकता है तो कहता है किसी नए अंग का निर्माण होता है, अंकुर निकलता है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक का जब उस संयोग, ठीक है, जब वो जाके वर्तिकाग्र पर चिपकता है तो उसे कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया बच्चों। ठीक है, समझ गए आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये नर है, ये क्या है, फिर से बता रहा हूँ, समझो। ये क्या है बच्चों, मान लो कि आपको समझ में आ गया होगा ना यार, कि कुछ नहीं होता है कि ये मान लो कि ये पुंकेसर है, ये क्या है, स्त्री केसर है। और पुंकेसर के जो ऊपर पार्ट होता है ये छोटा सा, उसके अंदर क्या रहता है, परागकोश होता है। वो परागकोश के अंदर क्या रहता है, परागकण रहता है। और परागकण क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। जब मक्खियाँ वगैरह जब जाके इस पे स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पार्ट होता है, ये ऊपर जो निकला रहता है वर्तिकाग्र कहते हैं। जैसे पुंकेसर का जो ऊपर ये जो पार्ट है क्या है, परागकोश, वैसा ही जो स्त्री केसर का जो पार्ट है क्या है, वर्तिकाग्र। तो मक्खियाँ वगैरह क्या करते हैं कि परागकण, पुंकेसर के ऊपर क्या क्या रहता है, परागकोश, परागकोश के अंदर क्या रहता है, परागकण। वो परागकण क्या करते हैं, मक्खियाँ वगैरह उड़ के इस पे बैठ जाती है, वर्तिकाग्र पे। जब इससे बैठती है तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद, एक दो दिन के बाद क्या होता है कि इसमें से नए पौधे निकलते हैं, इसमें से नए अंग निकलते हैं, उसी को कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया बच्चों। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने 10 बार समझा दिया। निषेचन के फलस्वरूप युग्मक भ्रूण में विकसित होने लगता है। भ्रूण विकसित होने के बाद बीज बनते हैं और अंडाशय का आकार भी बढ़ने लगता है, जो फल के रूप में विकसित हो जाता है। और कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जबकि कुछ फल कठोर होते हैं। इनकी सूची बनाई है। तो बच्चों याद रखना कि जब ये प्रक्रिया क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया से क्या निर्माण होता है, पहले बीज निर्माण होता है और बीज से क्या बनते हैं, फल बनते हैं। तो याद रखना कि पूछ देगा एग्जाम में कि फल की बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में, निषेचन। निषेचन देखो यहाँ पे हुआ, निषेचन आपने करवाया ना, निषेचन किसे कहते हैं, इंग्लिश में उसको कह सकते हैं सेक्स, मतलब पौधों में से, लेकिन पौधों के, देखो पौधों के रूप में उसे कहते हैं निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, इसको याद रखना। ठीक ठीक है, कि निषेचन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के माध्यम से क्या होता है कि इसमें बीज का निर्माण होता है और फिर बीज ही बाद में क्या बन जाते हैं, फल बन जाते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ भी देगा आपसे। ठीक है, बाद में, मतलब ऐसे एग्जाम में नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि फल कैसा निर्माण होता है, कि फल किसी भी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फल में, किसी भी फल जो होता है, कोई भी फल होता है, निषेचन की प्रक्रिया से ही होता है। अब आपको पता भी चलेगा कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। आपसे आपको बता, ये चित्र बनाना है आपसे। ठीक है, ये पुंकेसर होता है, पुंकेसर के ऊपर परागकोश होता है, ये पार्ट, और परागकोश के अंदर क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ दिखा देना ब्लू पेन से। और जब वो मक्खी वगैरह से बैठती है तो उसके पैर में चिपक जाता है। और जब वही किसी स्त्री केसर के, स्त्री केसर के ऊपर जो पार्ट है उसे कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और जो नर युग्मक जो पुंकेसर के ऊपर जो पार्ट है क्या है, उसे कहते हैं परागकोश। ठीक है, ये परागकोश है। और इसका परागकोश के जो अंदर रहता है ये क्या है, परागकण। जब मक्खियाँ परागकण को लेकर जब जाती है किसी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर तो चिपक जाती है, और कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि भ्रूण का निर्माण होता है, मतलब
उसके बच्चे का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं बच्चों, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि बहुत अच्छे से निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। और निषेचन की प्रक्रिया से होता है कि बीज का निर्माण होता है, बीज के बाद क्या होता है, फल का निर्माण होता है। तो मैंने इतना समझा दिया। अब हम लोग चल जल्दी से पढ़ लेते हैं कि बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। सीड डिस्प्रियल, ठीक है, सीड डिस्प्रेसल, बीजों का प्रकीर्णन के, ठीक है। बहुत सारे बीजों को एक स्थान पर गिरा हुआ देखा होगा, क्या सभी बीज अंकुरित होते हैं? प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि बीजों का प्रकीर्णन, अब बीज फिर से किसी नए पौधे में विकसित कैसे होते हैं, वो प्रक्रिया हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आपको मैंने बता दिया कि बीज कैसे बनते हैं, फल कैसे बनते हैं। पहले क्या बनता है, पहले बनता है फूल, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, बीज बनता है। और बीज के बाद क्या बनता है, फल बनता है। तो सबसे लास्ट में फल बनता है, याद रखना। सबसे पहले फूल बनता है अभिषेक, फिर फूल में क्या होता है, निषेचन होता है मधुमक्खी वगैरह के द्वारा, उसके बाद बीज बनता है। तो फर्स्ट प्रक्रिया क्या है, फूल बनेगा, सेकंड प्रक्रिया क्या है, बीज बनेगा, और थर्ड प्रक्रिया क्या है, फल बनेगा। तो याद रख लेना, ठीक है। और कैसे बनेगा आपको पता चल गया कि पुंकेसर होता है, ये सब नोट्स बना लेना आपसे, ठीक है ना। आपको मैं बहुत मारूंगा आपकी बार गाँव आऊँगा तो, ठीक है। तो बीजों का प्रकीर्णन समझा दिया मैंने। अब चलो बीजों का प्रकीर्णन समझते हैं डिटेल से। आपने बहुत सारे बीजों को एक स्थान पर गिरा हुआ देखा होगा, ठीक है। क्या सभी बीज अंकुरित होते हैं, मतलब क्या सभी बीज पनपते हैं, वो बीज बड़े होते हैं, पनपते हैं, बड़े होते हैं पौधे के रूप में? क्या सभी उगे पौधे स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित होते हैं? जैसे मनुष्य होता है कि जरूरी है क्या कि सभी मनुष्य स्वस्थ ही रहेंगे? कुछ मनुष्य कुछ अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, कुछ जन्म लेते ही मर जाते हैं, कुछ अधमरे होते हैं, कुछ पिलपिले होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही कमज़ोर होते हैं एक प्रकार से। तो वही कह रहा है कि क्या सभी बीज अंकुरित होते हैं तो क्या वो बड़े हो जाते हैं? जरूरी नहीं है। पौधे में समुचित विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप चाहिए, जल चाहिए, खनिज चाहिए, स्थान की आवश्यकता होती है। देखो सेम लॉजिक वही लग रहा है कि जैसे मान लो कि जब किसी मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसको अच्छी प्रकार से उसको क्या चाहिए, प्रोटीन वगैरह चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसको धूप धूप चाहिए, तेल भी चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए जो उसका जीवन का विकास कर सके। उसी प्रकार क्या होता है कि जब कोई बीज अंकुरित होता है उसमें ही पर्याप्त मात्रा में उसकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति के लिए धूप चाहिए, जल चाहिए, खनिज चाहिए, स्थान चाहिए, ठीक है। तो अनेक प्रकार के रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए, जिससे उस बीज का क्या हो, निर्माण हो सके, उसके बीज जो है पौधे में बदल सके। जैसे मनुष्य बनता है, कैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मम्मी उसको नहलाती है, धुलाती है, खाना खिलवाती है, फिर बच्चा बड़ा होता है। उसी प्रकार किसी बीज को बड़े होने में या अंकुरित होने में धूप की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, खनिज की आवश्यकता होती है। खनिज मतलब क्या, उसका भोजन, ठीक है। और आपको पता चल गया होगा कि पौधे जब जन्म लेते हैं तो पौधे कैसे खाना बनाते हैं। आपसे मैंने इसके पिछली वीडियो में चर्चा कर दी है बहुत सारी कि पौधे कैसे बनाते हैं, CO2 की मदद से या सूर्य की प्रकाश से खाना बनाते हैं। ये आपको रिवीजन होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। एक स्थान पर उगे पौधे धूप, खनिज, जल और स्थान की स्पर्धा होती है, जिसके फलस्वरूप एक दो पौधे स्वस्थ रूप से विकसित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बीजों का दूर दूर स्थानों तक पहुंचाना बीज का प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों का दूर दूर स्थान तक पहुंचाना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। यदि बीजों का प्रकीर्णन ना हो तो क्या क्या होगा बच्चों? यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, अब से आपने भी गौर किया होगा, क्या लिखा है देखो। एक ही स्थान पर उगे पौधों में धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। स्पर्धा होती है मतलब उसमें कंपटीशन होता है। जैसे मान लो, ये मान लो कि खेत है, ये कह रहा है कि ये मान लो कि देखो बीज जो छींटना चाहिए, जो बीज हम लोग छींटते हैं खेतों में, दूरी दूरी पर होना चाहिए। याद होगा आपसे पापा ने भी हम लोग को कहा है कि एक ही जगह जो है, एक ही जगह बहुत सारे बीज नहीं होने चाहिए। उसमें क्या होगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। किस चीज़ के लिए, जल के लिए, खनिज के लिए, उसमें लड़ाई होगी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इसलिए क्या किया जाता है कि जब खेतों में देखा होगा कि जो छींटते हैं, हर बच्चे को छींटने के लिए नहीं दिया जाता है बीज। जो बीज छींटता है वो काफ़ी दूरी दूरी पे ऐसे 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 होना चाहिए। उसमें क्या फिर कंपटीशन नहीं होगा, फिर उसका विकास अच्छे तरह से हो सकेगा। आपने देखा होगा कि कुछ पौधे का निर्माण, बीज तो हम लोग डाल दिए, फिर क्या होगा, वो पौधा विकसित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये छोटा सा ज़मीन है, यहाँ पे धूप पड़ रहा है, बहुत सारे इसमें बीज हैं, तो इस सब में क्या होगा, कोई बड़ा ही नहीं होगा, इसमें कंपटीशन हो जाएगा। ये अकेले बीज ही आराम से उगेगा, बड़ा होगा, फल देगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई भी नहीं होगा, कहेगा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। उसको उसकी आवश्यकता नहीं मिल पाएगी, उसके खनिज नहीं मिल पाएंगे, उसको जल नहीं मिल पाएगा, सब वो लोग आपस में बांट नहीं पाएंगे। लेकिन जो अकेले है वो अच्छे से उसका विकास होगा, उसमें कोई लड़ाई नहीं होगा, समझे। इसीलिए बीजों का क्या होगा, प्रकीर्णन, मतलब बीजों का जो प्रकीर्णन है, उसका छिड़काव है, उसका अलग अलग हमें दूर दूर पर करना चाहिए बच्चों, ठीक है। वही है बीजों का प्रकीर्णन। तो समझ गए। अगर कोई पूछेगा कि बीजों का प्रकीर्णन पे कुछ लिखे तो नहीं लिख देंगे आप,
तो बीजों का परिकिरण कहलाता है, मतलब उसका समान दूरी पे क्या होगा, समान दूरी से उसको पर समान दूरी पे उसको लगाना बीजों का परिकिरण कहलाता है। अगर एक ही दूरी पे लगाएंगे तो क्या होगा, अगर उनमें दूरी नहीं होगी तो कोई भी बढ़ नहीं पाएगा और सब जो बीज हैं वो खराब हो जाएंगे। यदि बीजों का परिकिरण ना हो तो क्या होगा बच्चों, आपको चर्चा करना है, आपको बताना है, अपने बारे में सोचना है इसके बारे में। क्या बता सकते हैं कि बीज दूर दूर पर कैसे पहुंचते हैं? बीजों में आकार और संरचना के अनुसार परिकिरण होता है। प्रयुक्त हल्के और रोम युक्त बीज हवा में उड़कर उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जैसे मदार और सूर्यमुखी तथा घास के बीज। मदार, सूर्यमुखी तथा घास के बीज। नारियल का आवरण स्पंजी होने के कारण जल की धारा में साथ एक जगह से दूसरे स्थानों पर जाकर उगते हैं। कांटेदार और हुक जैसी आकृति बीज जंतु के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचते हैं। पीपल बरगद वृक्षों का बीज चिड़िया द्वारा दूर दूर तक पहुंचाते हैं और इनके फलों को ये खाते हैं। बीज पच नहीं पाते और मल के द्वारा बाहर आ जाते हैं। यह बीज उगकर नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। क्या किसी वृक्ष पर दूसरे जाति के पौधों को उगा हुआ देखा है आपने? तो बच्चों बहुत ही बीजों जो प्रकीर्णन है बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। जो बीजों का प्रकीर्णन हम लोग खुद भी करते हैं, मनुष्य करता है, फिर चिड़िया वगैरह करती है, धूल वगैरह भी करते हैं, ठीक है। मनुष्य कैसे करता है, बाल्टी में लेके खेत में छींट देता है। और पक्षी वगैरह क्या करते हैं, खाते हैं, अपने चोंच से कहीं गिरा देते हैं बीज को। किसी पेड़ वगैरह पे खाते होंगे तो देखा होगा कि पीपल का पेड़ है ये, और पीपल में पेड़ का बरगद का या अमरूद का पेड़ भी निकला है। वो कैसे होता है, पक्षियों के द्वारा, बीजों का प्रकीर्णन के द्वारा होता है बच्चों ये प्रक्रिया, ठीक है। आपने देखा होगा गाँव वगैरह में क्या होता है कि कोई पेड़ है उसमें दूसरा भी पेड़ निकला है, तो बीजों के प्रकीर्णन के माध्यम से हुआ है। उसमें पीपल का भी पेड़ है, अमरूद का भी पेड़ है, नीम का भी पेड़ है। तो क्या होता है कि उसमें उस पेड़ का बीज चला गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन दोनों पौधे का विकसित हो गया है, दोनों पौधे का विकास हो गया है चिड़िया के माध्यम से, ठीक है। फिर धूल हवा भी होती है। मान लो कि धूल हवा कैसे लाती है, मान लो कि बीज है, धूल हवा आंधी आई, इसको उड़ा के लेके गई और किसी गहरे खेत में या मिट्टी में क्या होती गिर गई, तो क्या होगा, नए पौधे का यहाँ पे निर्माण हो जाता है बच्चों, ठीक है, समझे। तो ये बीजों का क्या होगा, प्रकीर्णन हो गया, ये बीजों का प्रकीर्णन, बंटवारा, मतलब उसका क्षेत्र क्षेत्र में विकसित हुआ अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। कुछ फल चटक कर फटकते हैं, जिसकी आवाज़ निकलने पर अपनी एड़ी के फल को धूप में ही फटक देता है, इनको बीच भी दूर तक पहुंचाते हैं। क्या क्या है, कुछ फल चटक कर फटते हैं जिससे आवाज़ निकलती है, अपनी आपने रेड़ी के फल को धूप में फटकते देखा होगा, इनके बीज भी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो समझिए, तो वही है कि हवा के द्वारा, जल के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा भी क्या होता है कि बीजों का प्रकीर्णन बच्चों होता है, ठीक है। चने के बीज ले और उनमें एक स्थान पर मिट्टी में ढक दे और पानी में डालकर नम करते रहे, प्रतिदिन अवलोकन करें, क्या होगा। तो बच्चों मैंने ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग चलो जो कुछ नए शब्द है उसको देख लेते हैं। जनन, रिप्रोडक्शन, अलैंगिक एसेक्सुअल, जैविक का बायोलॉजिकल, कायिक का वेजिटेटिव, पुंकेसर का स्टेमेन, स्त्री केसर का पिस्टिल, वर्तिकार का स्टिग्मा, युग्मक का जिमेट्स, युग्मनक का जायोइट, अंडाशय का ओवेरी, परागकण का पोलन ग्रेन, प्रकीर्णन का डिस्पर्जल, परागकण का पोलन, बीजांड का ओव्यूल और कलम का कटिंग, मुकुलन का बडिंग, ठीक है बच्चों। तो ये आपको देखो वर्ड जो है आपको डेली याद करने हैं आपसे, ठीक है, डेली 5-5 वर्ड याद करो। हर चैप्टर का जो साइंस के जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। तो जितना अभी शायद ये 19वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, 19 चैप्टर में डेली अगर 5-5 वर्ड कर दो तो कम से कम 100 वर्ड हो जाते हैं आराम से, ठीक है, या 50-60 वर्ड जितने भी दिए रहेंगे, कम से कम 100 वर्ड तो दिए ही रहेंगे, 100 शब्द तो दिए ही होंगे आपके हर चैप्टर में, ठीक है। मतलब 19 चैप्टर है, 19 चैप्टर को मिला के टोटल 100 सबसे ज़्यादा होंगे। तो आपको डेली 5-5 याद करना है आपसे। मैं सुनूंगा आपसे, किसी दिन मैं टेस्ट ले लूँगा जिस दिन मेरा मूड खिसका, तो आपको याद रखना है। हमने सीखा क्या, चलो पढ़ लेते हैं। हम सभी अपनी जाति की निरंतर बनाए रखने के जनन करते हैं बच्चों, ये कल मैंने बता दिया था। पौधों में जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। आपको अच्छे से बताया है, इस पर आपको क्वेश्चन लिखना है, अभी आपको दूंगा, ठीक है। अलैंगिक जनन में जनन भाग नहीं होते, आपको पता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें जनन भाग नहीं होता है, बिना बीज के द्वारा होता है ये अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर और मादा युग्म के मिलने के अनुसार इसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है इसमें। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतर परागकण कहलाता है। परागण जल वायु कीटों के द्वारा होता है, आपको बता दिया मैंने। अब देखो ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि परागण की जो प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होती है, मनुष्य के द्वारा होती है, धूलगण के द्वारा होती है,
चींटी के द्वारा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या देखो, परागण की जो प्रक्रिया है वो वायु और कीटों के द्वारा होती है। मैंने बताया था कि फूल कौन लेके जाता है भाई, जो परागकण जो रहता है वर्तिकाग्र में कौन लेके जाता है, कीट हो जाएगा, वायु हो जाएगा, कुछ भी एग्जाम्पल में दे देगा कि परागण की प्रक्रिया इनमें से कौन करते हैं, लिख देगा कीट हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, पानी हो जाएगा, या वर्षा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कीट हो जाएंगे भाई। नर तथा मादा युग्म को मिलना निषेचन कहलाता है, आपको बता दिया मैंने। निषेचन के बाद बीजांड में होने वाले बीज तथा अंडाशय को फल बनते हैं, आपको बताया मैंने कि फल का निर्माण कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है, ठीक है। बीजांडों का स्थानांतरण बीजों का प्रक्रिया कहलाता है बच्चों। बीजों का जो स्थानांतरण है वो बीजों का प्रक्रिया कहलाता है, जो जल, वायु और जंतुओं के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये भी जो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताओ बीजों का जो स्थानांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, लिख देगा ऑब्जेक्ट में, जल, वायु, जंतु, या इनमें से सभी। तो कहा जाएगा इनमें से सभी। तो बीजों का प्रक्रिया स्थानांतरण मतलब क्या, कि कौन कौन बीजों को फैलाता है, ये पूछ रहा है। तो चलो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, कुछ कर लेते हैं। टिक द आंसर। पौधों में जनन अंग है कौन से, बताओ पौधों में कौन कौन से जनन, तना हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, फूल हो जाएगा, पत्ती हो जाएगी। तो पौधों के जनन अंग कौन है बताओ। कल मैंने बताया था जनन अंग फूल है भाई, ठीक है। परागण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतर कौन कहलाता है बच्चों, स्थानांतर कहलाता है निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। परिपक्व होने का भ्रूण, देखो अभिषेक, देखो जैसे ये है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा पौधों में जनन अंग क्या है, आपने बता दिया कि फूल। अब इस पे भी सोचो कि तना क्या है, जड़ क्या है, पत्ती क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन है परागण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतर क्या कहलाता है, तो मैंने बता दिया कि निषेचन है। अब अपने माइंड में सोचो कि परागण किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, या फल का बनना कैसे होता है। ये सब जब सोचोगे अपने माइंड में तो आपको और अच्छे से होगा, क्योंकि मैंने सब बताया है, परागण बताया भी है, जनन भी बताया है, फल का बनना कैसे बताया ये भी बताया मैंने। फल का बनना किससे होता है, निषेचन के माध्यम से ही तो फल बनता है। परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बन जाता है किसमें, फल में। देखो ये क्वेश्चन यहीं पे है, फल एक परिपक्व अंडाशय है, और निषेचन के बाद बीजांड, बीज तथा अंडाशय में से फल बनते हैं। तो वही कह रहा है कि परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है किसमें, फल में, ठीक है। नर तथा मादा युग्म का मिलना क्या करता है, निषेचन कहलाता है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है परागण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतर क्या करता है, परागण कहलाता है बच्चों, ठीक है। सॉरी मैंने गलती से पढ़ दिया था उस समय, परागण कहलाता है। ये है नर तथा मादा युग्म का मिलना क्या होता है, निषेचन कहलाता है। ये क्या कह रहा है कि परागण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, मतलब उसका जो पहुंच रहा है वो क्या कहलाता है, तो परागण की विधि कहलाता है, समझे। निषेचन की प्रक्रिया गलत होगी। निषेचन की प्रक्रिया है नर तथा मादा युग्म का जब मिलना जब होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। लेकिन क्या कर रहा है, स्थानांतरण। ये क्या है, मान लो कि नर है, ये फीमेल है, तो इसमें जब ये जा रहा है तो उसे कहते हैं स्थानांतरण। ये स्थानांतरण मतलब जब जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, परागण, आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो कुछ ये स्थानांतरण है, आपको खुद भरना है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में चर्चा करें, तो आपको मैं कल अच्छे से बताया था, अगर नहीं किए तो बहुत पीटूंगा तुम लोगों को, ठीक है। ये कर लेना है कैसे, किसी भी हालत में। बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है क्यों, तो ये आपको बताना है कि बीज कैसे बनते हैं और बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन है क्यों आवश्यक है, ठीक है। मैंने कल बताया था कि जो बीजों के जो निर्माण होता है वो लैंगिक जनन होता है कि अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है कि जिसमें बीज से बनता है, अलैंगिक जनन जिसमें बीजों के बिना बनता है, ठीक है। तो बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंगिक जनन नहीं रहेगा। देखो क्या कह रहा है कि बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आवश्यक है, सोचो। मान लो कि ये क्या है, पुंकेसर है, ये क्या है, स्त्री केसर है। पुंकेसर में जो पराग कण रहता है वही जब जाता है तो बीज का निर्माण होता है ना, तो फिर बीज के बाद फल का निर्माण होता है। जब ये रहेगा ही नहीं तो फिर जो ये चिपचिपा पदार्थ उसमें जाएगा कैसे, तो फिर बीज का निर्माण कैसे होगा बच्चों। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, ठीक है। कि जब वो पुंकेसर का जो चिपचिपा पदार्थ है परागकण, वो जब जाएगा ही नहीं, ये मान लो कि रहेगा ही नहीं पुंकेसर, तो फिर ये इसका निर्माण बीज का नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्वपरागण तथा परागण में अंतर बताएं, तो स्वपरागण मैंने को बताया था अभी कल, अभी बताया था मैंने थोड़ा। स्वपरागण में क्या है कि जब वो जो पक्षी जो है स्वयं पे बैठे, वो जो उसका पदार्थ है चिपचिपा पदार्थ किसी दूसरे पदार्थों पर ना जाए, वो स्वयं के ही पार्टों पर बैठे, तो स्वपरागण। अब परागण में क्या आपको बता दिया मैंने कि
पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों में जब जाए तो उसे कहते हैं परागण। और स्वपरागण क्या है कि जब चिपचिपा पदार्थ किसी दूसरे पर ना जाकर स्वयं पे फिर से लौट आए, चिपचिपा पदार्थ पक्षी के द्वारा किसी फूलों के द्वारा, तो उसे कहते हैं स्वपरागण। ठीक है। बीजों के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं बच्चों, ये आपको मैंने बताना है। आपको मैंने बताया था ये किस प्रकार से होते हैं, एक चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। फूलों का चित्र बनाकर उसके अंगों का निर्माण करें, ये आपको बताना है, भेजना है आपसे। जिन पौधों में कायिक परिवर्तन होता है उसकी सूची बनाइए। यदि पौधे यदि पौधे में बीजों का निर्माण ना होता तो क्या होता बच्चों, ये आपको करना है चर्चा। तो आई होप मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है फिनिश हो गया। ठीक है, ये चैप्टर आपको फिनिश हो गया। और हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 18। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग सबसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।